ये क्वेश्चन है बच्चों। 2 लीटर of an ideal gas at a pressure of 10 atm expands isothermally into vacuum until its total volume is 10 liter. How much heat is absorbed and how much work is done in the expansion? So work क्या होता है? W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ये वर्क का फॉर्मूला होता है। गैस को एक्सपेंड किया गया है at a pressure 10 atm expand isothermally into vacuum until its total volume is 10 liter. इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर है और 10 लीटर तक एक्सपेंड किया गया है, तो V1 2 पुट करोगे, V2 10, लेकिन एक वर्ड ना वैक्यूम, वैक्यूम एक्सपेंशन क्या होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो। तो W इक्वल टू 0 10 माइनस 2, तो ये तो वर्क डन 0 आ जाएगा, क्योंकि यस सर। आपने हाँ, आपने कोई बाहर फोर्स तो पुट नहीं किया है, दैट्स वाई। एंड पूछ रहा है कि इस प्रोसेस में कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी। तो हीट एब्जॉर्ब, अच्छा आप सभी को पता है, मैंने बताया था डेल्टा यू क्या होता है। डेल्टा यू का फॉर्मूला बताया था 3/2 NR डेल्टा टी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी क्या होता है? जीरो। तो हाँ, तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा? जीरो। सर इस क्वेश्चन में इरिवर्सिबल तो नहीं लिखा हुआ। अगर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हो तो वर्क डन इरिवर्सिबल होता है, और रिवर्सिबल को जनरली लिख ही देते हैं वो लोग। अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इस तरह पर मेंशन कर रखा हो तो फिर इरिवर्सिबल ही लगाना पड़ता है, और रिवर्सिबली जब होगा तो वो मेंशन करना पड़ेगा उनको, या रिवर्सिबली में मेंशन करेंगे रिवर्सिबली, या ऐसे बोलेंगे कि बहुत स्लो एक्सपेंशन कराया जा रहा है, धीरे धीरे। तो स्लो एक्सपेंशन में रिवर्सिबल होता है। बिकॉज इसमें डायरेक्टली 2 से 10 है इसलिए। हाँ, ये वर्ड लिखा है ना, वैक्यूम प्रेशर ऑफ 10 atm एक्सपेंड हाँ कह सकते हो, लेकिन इसमें अगेंस्ट जो है आइडल गैस है, प्रेशर ऑफ 10 atm एक्सपेंड्स आइसोथर्मली। अब इसमें इसमें इस पॉइंट में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है वैसे। सो अगर रिवर्सिबली लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको स्लो एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इरिवर्सिबल का ही फॉर्म लगाया करो। ओके ठीक, सर। हाँ। और दूसरा इसमें पॉइंट ये है, इफ द सेम एक्सपेंशन टेक्स प्लेस अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। ठीक है, देखो अब यहाँ पे बोल दिया ना, इसी में ये बोल रखा है बच्चों। अच्छा, हीट कितनी एब्जॉर्ब होगी? तो हीट एब्जॉर्ब करने के लिए सभी बच्चों को पता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा इक्वल टू जीरो है, तो ये जीरो हो गया, जीरो इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो हीट क्यू क्या हो गया? माइनस डब्ल्यू। लेकिन वर्क डन कितना आया था इसमें? जीरो। जीरो। तो हीट एब्जॉर्ब भी क्या आ जाएगा? जीरो। जब वो फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो उसको ना तो कोई अगेंस्ट किसी अगेंस्ट तो एक्सपेंशन हुआ नहीं है, तो फिर ना तो वर्क डन है ना हीट एब्जॉर्ब है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इसमें और देखो,
same expansion takes place against a constant external pressure of 1 atm। तब क्या होगा, सेम क्या वर्क डन होगा और क्या हीट एब्जॉर्ब होगी। तो कांस्टेंट प्रेशर देखो दे रखा है अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर 1 atm। तो पी एक्सटर्नल इस बार कितना रखना है आपको, 1 ATM। हाँ ये मतलब ये वैक्यूम नहीं एक्सप्रेशन है, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm दे रखा है। तो W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, ये -1 है एंड V2 10 है और V1 2 लीटर है। यू विल गेट -8 राइट। माइनस हाँ और ये एक्सपेंशन है ना, तो इसलिए वर्क डन क्या आ रहा है, नेगेटिव -8। इसका यूनिट क्या होगी, पी एक्सटर्नल जो है वो एटीएम हो गया और वॉल्यूम लीटर में हो गया, तो यूनिट क्या होगी, लीटर एटीएम। ठीक है, लीटर फॉर वॉल्यूम एटीएम। लीटर एटीएम को आप जो है वो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये होता है 1 लीटर एटीएम इक्वल टू 101.3 जूल। इससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वर्क डन जूल में आ जाएगा। ये यूनिट कन्वर्जन है, 1 लीटर एटीएम इक्वल टू 101.3 जूल। ठीक है, तो ये वर्क आ गया। यस सर। और इसमें हीट कैसे निकालोगे, हीट तो प्रोसेस तो आइसोथर्मली है ना, तो डेल्टा यू तो जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा यू जीरो जीरो है, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू। तो डब्लू क्या हो जाएगा, -Q। तो बताओ पहले, अगर ये एक्सपेंशन है तो हीट एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज होगी, सर रिलीज। रिलीज। अच्छा पहले तो हीट निकालोगे कैसे, तो जो डब्लू की वैल्यू आई है, जो डब्लू की वैल्यू आई है ना, यस सर। इसको इसका साइन कन्वर्ट चेंज करना है बस। ओके सर। सर पर हीट तो निकली है ना, तो माइनस आना चाहिए। माइनस वर्क डन अगर इसमें नेगेटिव आ रहा है तो हीट पॉजिटिव आएगी, क्योंकि वो सिस्टम जो है बाहर से हीट लेके ही एक्सपेंड करेगा, नहीं कैसे एक्सपेंड करेगा फिर। ओके सर। हाँ इसमें मतलब हीट हम दे रहे हैं एक्सपेंशन कराने के लिए, वर्क उस लॉस को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आपने आइसोथर्मल भी रख रखा है, तो इसलिए थ्योरेटिकली न्यूमेरिकली तो इसमें हीट जो है क्यू पॉजिटिव आएगा। अब क्यू पॉजिटिव आएगा मतलब क्यों बाहर से हीट ले रहा है, हम यही कहेंगे, और कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा सकते जब अपने आप पूछ रहे हैं तो। 8 लिखे वैल्यू। जी सर बर्गडन की वैल्यू। वर्डन की वैल्यू करेक्ट है क्या, ये पूछ रहे हो। सर आंसर। आंसर सही है जो मैंने बताया, 810 है आंसर। आंसर पहले 8 लीटर एटीएम आएगा ना, उसको 101 8 लीटर एटीएम भी दे रखा है आंसर, और यस सर। अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 101 से मल्टीप्लाई कर दो आप उसको। कि अगर कोई इक्विलिब्रियम R2P है, इसको हमें ग्राफ से समझना है कि कैसे इक्विलिब्रियम आता है। सो ग्राफ है हमें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम।
टाइम प्लॉट करना होता है। एंड इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्टेंट हमारा एक्सेस में होता है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। हमने ये मान लिया है कि इनिशियली प्रोडक्ट जो है वो जीरो है। सो रिएक्शन स्टार्ट हुई तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रही है इससे, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो रिएक्टेंट कम होती जाएगी। इसके बाद जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन काफ़ी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, दोनों के रेट इक्विलिब्रियम। बराबर हो जाए, तो यहाँ से क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। दिस इज इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या हो गया है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो गया है। आर एफ का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। अब जरूरी नहीं है, ये थोड़ा सा बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट पे दोनों को मिलना ही जरूरी है। जिस टाइम से दोनों के रेट बराबर हो जाए वहाँ से इक्विलिब्रियम आ जाता है। लेकिन इक्विलिब्रियम रिएक्शन स्टार्ट होते ही नहीं आता है, पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद जब प्रोडक्ट की क्वांटिटी काफ़ी हो जाती है देन इट ऑल्सो गिव बैक टू द रिएक्टेंट, और फिर दोनों साइड रिएक्शन चलती रहती है। तो यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई, रिएक्शन नेवर स्टॉप्स। अभी भी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता जा रहा है, दैट इज द इक्विलिब्रियम। दूसरा मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम ऐसे भी हो सकता है, कंसंट्रेशन एंड टाइम ये सब कुछ समझ में आ गया, ये ग्राफ? यस सर। यस। ओके ओके फाइन। दूसरे में देखो कंसंट्रेशन एंड टाइम। सो मैंने कंसंट्रेशन ऑफ आर यहाँ पे है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ पी। अब देखो आर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते होते उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई टाइम के साथ, आर की वैल्यू कांस्टेंट है। प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ और फिर इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, ठीक है। सो इस पॉइंट पे दोनों पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम आ गया, दैट इज इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड है, लेकिन क्या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बराबर है, नहीं। नो जब सर। दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट हो जाए मतलब जितने पार्टिकल प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं वापस से रिएक्टेंट प्रोडक्ट उतने पार्टिकल में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो बीच इनके बीच में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट एक और देखो जिसमें सर इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड नहीं इक्वल ही है। हाँ हाँ है, मैंने लिखा नहीं है क्यों नहीं, बिल्कुल है। रेट इक्वल नहीं होंगे तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम होने के लिए रेट तो इक्वल होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए रिएक्शन है N2 + 3H2 चेंज इनटू 2NH3, ठीक है। इसको दिखाना हो इक्विलिब्रियम में, अब क्या करोगे आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से कैसे दिखाओगे, अब रिएक्टेंट में दो टाइप के स्पीसीज हैं, N2 गैस है और H2 गैस है। तो हम किसी को भी, अगर हमको नहीं गिवन है, हमको केवल प्लॉट करना है इसको, तो हम किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं। मैं N2 को H2 से ज़्यादा मान सकता हूँ या H2 की कंसंट्रेशन को N2 से ज़्यादा मान सकता हूँ, क्यों बच्चों, कर सकता हूँ ना ऐसा? यस सर। अगर मेंशन नहीं है तो लेट की N2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे है और H2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे है, और बिल्कुल दोनों को इक्वल ले सकते हो, दोनों में किसी को ऊपर नीचे रख सकते हो। अगर मेंशन नहीं है, हमें तो प्लॉट समझना है कैसे बनेगा। और इनिशियली NH3 कितना होगा, 0। 0। तो देखो जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो N2 के मोल्स और H2 के मोल्स दोनों डिक्रीज होंगे ना,
यस सर। लेकिन रिएक्शन की इंफॉर्मेशन क्या बोल रही है कि अगर N2 का 1 मोल फिनिश होगा तो H2 के कितने मोल फिनिश होंगे? 3। 3। हाँ, तब इसे कितने मोल्स बनेंगे? 2 मोल्स। 2। बट इसका इस प्लॉट से लेना देना नहीं है। तो देखो, ये N2 डिक्रीज हो रहा है और थोड़ी देर बाद कांस्टेंट हो गया। H2 डिक्रीज हो रहा था, थोड़ी देर बाद कांस्टेंट हो गया। और NH3 इंक्रीज हो रहा था, थोड़ी देर बाद वो भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ये देखो, क्या तीनों की कंसंट्रेशन पैरेलल नहीं हो गई, मतलब रेट तीनों का बराबर नहीं हो गया? यस सर। हाँ, तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम। तो बहुत इजीली दिखा सकते हो इक्विलिब्रियम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप NH3 को ऐसे ऊपर ले जाकर के दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि इक्विलिब्रियम में अमाउंट तो किसी की ज़्यादा कम से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि NH3 की अमाउंट जब तक H2 और N2 के बराबर नहीं आ जाएगी तब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है। इवन मैंने एक वर्ड में आपको बताऊं, एक्टिव मास करके होता है। चलो मैं आगे बताऊंगा कि अगर मान लो सब्सटेंस का मास, रिएक्टेंट का मास 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में हो सकता है कि उसके केवल 2 ग्राम में जितने पार्टिकल्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम में हो। ऐसा नहीं कि पूरा मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट हो जाए तब जाके रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इक्विलिब्रियम मतलब जितने पोर्शन में वो फॉरवर्ड बैकवर्ड हो रहा है, दैट इज द इक्विलिब्रियम। अब देखो, ये तो हमने थ्योरेटिकली बहुत समझ लिया, लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछूं और रिएक्शन में आप कैसे बता पाओगे कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? कुछ रिएक्शन देता हूँ मैं आपको, कुछ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा आपको। एक रिएक्शन है। एक्सक्यूज मी सर। क्या बोल रहे हो बताइए? सर वो एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का भी ग्राफ बना के दिखा दो। बना देंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम अभी आगे आएगा तो बना देंगे। पहले एक क्वेश्चन बताओ मुझे। क्वेश्चन याद आया था, आपने मुझे भुला दिया। BaCl2 प्लस Na2SO4 क्या बनेगा इस रिएक्शन में? BaSO4 प्लस NaCl। हाँ, इस रिएक्शन का नाम होता था ना 10th में कुछ? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन है ना। NaCl प्लस AgNO3, इसमें क्या बनेगा? AgCl प्लस NaNO3, राइट? यस सर। Ki, ये वॉइस आपकी बहुत ज़्यादा आ रही है। Ki प्लस PbNO3 का होल ट्वाइस। Pbi2 प्लस KNO3, ठीक है। एंड KNO3 प्लस NaBr चेंज इनटू KBr प्लस NaNO3। In which reaction equilibrium is possible? किस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, आपको ये बताना है। सोचो कैसे ट्राई कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। बता पाओगे बच्चों इसका आंसर?
सर सभी में सर डेल्टा जी निकालेंगे ना। मगर डेल्टा जी कैसे निकालोगे? कुछ तो दिया नहीं है, कैसे निकालो डेल्टा जी? चलो, तो अब इक्विलिब्रियम के एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। बताओ पहले, बी एस ओ फोर पीपीटी होता है, पता है आप लोगों को? यस सर। और एजीसीएल भी पीपीटी होता है, यस सर। और यस सर। पीबीआई टू भी पीपीटी होता है। ये येलो, हाँ यस सर। ये येलो पीपीटी है, ठीक है। और आपको एक बात पता होना चाहिए, पीपीटी जो होता है, पीपीटी इज द स्टेबल फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस। पीपीटी सब्सटेंस की स्टेबल फॉर्म होती है। स्टेबल का मतलब ये डिसोसिएट नहीं होता बनने के बाद। तो क्या मतलब समझे इस बात से? भूमिका प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। कि ऊपर वाले तीन इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। हाँ, भूमिका मेरी वॉइस आ रही तो प्लीज म्यूट कर लो। कर लिया, ओके। तो ये पीपीटी है। पीपीटी इज द स्टेबल फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस। तो इसका मतलब ये है कि पीबी पीबी पीबीआई टू, एजीसीएल, बीएसओ4 ये वापस से रिएक्टर नहीं देंगे। तो मैंने क्या बताया था, इक्विलिब्रियम क्या? बैलेंसिंग ऑफ फोर्स। अगर प्रोडक्ट में कुछ ऐसा बन गया है जो बहुत ही स्टेबल है, डू नॉट वांट टू कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, देन इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है। इसको देखो, अगर इस रिएक्शन को मैं एक्वस में करा रहा हूँ, एक्वस मीडियम में है, क्योंकि तभी तो आयंस में टूटेंगे, सभी एक्वस में है। लेकिन ये मॉलिक्यूल आयनों में नहीं टूटते हैं, पीपीटी बहुत स्टेबल होते हैं। अब देखो यहाँ पर, अगर मैं पूछूं के प्लस एनओ थ्री माइनस में क्या फोर्स है, क्या ये बोलोगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आयंस के बीच में? यस या नो? एक दो लोग रिस्पॉन्स करें मुझे। के प्लस एनओ थ्री में क्या फोर्स है? आयनिक बॉन्ड नहीं है? यस सर। यस सर। एन ए प्लस बी आर माइनस में भी आयनिक बॉन्ड है। यस सर। के प्लस बी आर माइनस में भी आयनिक बॉन्ड है। यस सर। यस सर। एन ए प्लस एनओ थ्री में आयनिक बॉन्ड है। यस सर। तो क्या रिएक्टर में नेचर ऑफ फोर्स और प्रोडक्ट में नेचर ऑफ फोर्स एक जैसा है? यस सर। तो लास्ट रिएक्शन, यस, द लास्ट रिएक्शन कैन बी इन इक्विलिब्रियम। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है, बट फर्स्ट थ्री रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता, बिकॉज यू आर गेटिंग पीपीटी इन द प्रोडक्ट साइड एंड पीपीटी इज वेरी मच स्टेबल, दैट्स वाई। तो क्या आप लोग इस बात को थोड़ा बहुत समझे कि किस टाइप की रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ सकता है, या नहीं समझे? अब देखो एक बात और समझना, सर सेकेंड रिएक्शन में भी आयनिक फोर्स था ना? लेकिन सेकेंड रिएक्शन में आयनिक फोर्स था, लेकिन प्रोडक्ट में एक मॉलिक्यूल पीपीटी नहीं है, तो वो तो आयनों में टूटता नहीं है। यस सर। हाँ, अब देखो और कैसे इक्विलिब्रियम आ सकता है। जैसे मान लो CaCO3 सॉलिड है, मैंने कहा कि CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ये कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? होमोजेनियस है हेट्रोजीनियस? सर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। अब ये इसमें इक्विलिब्रियम तभी आ सकता है जब ये रिएक्शन एक क्लोज्ड कंटेनर में हो रही हो। किसमें हो रही है? क्लोज्ड कंटेनर में। क्यों? अगर मान लो इस कंटेनर में ये CaCO3 सॉलिड है, ये CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, अगर कंटेनर ओपन है तो सारी CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। यस सर, दोबारा से CaCO3 फॉर्म नहीं होगा फिर। नहीं फॉर्म होगा, तो इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। तो अब आपको कंडीशन समझ लेनी चाहिए कि अगर गैसियस प्रोडक्ट हैं तो कंटेनर शुड बी क्लोज्ड, हाँ, तब इक्विलिब्रियम आएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब मुझे एक चीज बताना बच्चों, कल मैंने एक पॉइंट बताया था, एक रिएक्शन समझाई थी आपको, A प्लस बी से C प्लस डी। क्या मैंने कल इसमें इक्विलिब्रियम लिखना से बताया था? यस सर। हाँ, इसका इक्विलिब्रियम कैसे लिखा था तो आप लोगों को याद हो? अच्छा, जिस मेथड से इसका हमने इक्विलिब्रियम लिखा था उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन।
लॉ ऑफ मास एक्शन, ये किसी ने एक लॉ दिया था, मैंने लॉ का नाम नहीं लिया था, बट जो हम कर रहे थे वो लॉ ऑफ मास एक्शन में। अब कोई भी तो पहले तो कोई स्टार्ट तो करेगा ना कि इक्विलिब्रियम कैसे आता है। तो जिसे इसमें मैंने कैसे लिखा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। रेट ऑफ फॉरवर्ड को मैंने आर एफ मान लिया और प्रोपोर्शन को के एफ से डिनोट कर दिया, कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, ऐसे लिखा था इक्वेशन 1। ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कल मैंने इसमें काफ़ी काम कर लिया है कि जब ए और बी की कंसंट्रेशन रीच होंगी तभी सी और डी का बनने का रेट फास्ट होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा ए और बी होंगे उतना उनके बीच में कोलिजन होगा और सी और डी उतना ज़्यादा यस सर। बनेंगे। फिर इसके बाद रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। रेट ऑफ बैकवर्ड को मैंने आर बी लिख दिया, प्रोपोर्शनल को के बी लिख दिया और यहाँ पे कंसंट्रेशन सी और कंसंट्रेशन डी। के एफ क्या है यहाँ पर, व्हाट इज के एफ, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। के एफ क्या है फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। और के बी क्या है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब फॉरवर्ड इक्वल, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट इक्वल टू बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। हाँ देखना देखा ना, मैंने देख लिया कि आप लोग गलत करने में इतने एक्सपर्ट हो, कुछ पूछो मत। रेशियो में सर, रेशियो में, अच्छा ये मत बोलना कि जब फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाए तब इक्विलिब्रियम आएगा। मतलब ठीक है ये भी लैंग्वेज चल जाएगी, लेकिन आप ऐसे बोलोगे व्हेन फॉरवर्ड रेट इक्वल टू बैकवर्ड रेट, स्पीड है ना। तो इनको जब लिखते हैं हम लोग तो कैसे लिखते हैं, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, के बी क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, और दोनों का रेशियो निकाल लो। तो के एफ अपॉन के बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। दिख तो नहीं रहा ना, ओके। इस रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना हो तो इट इज द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट टू द बैकवर्ड रेट। बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। यस। इतना आप लोगों ने सीख लिया था, कल मैंने बता दिया था इसको। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन से देख सकते हो कि इसमें ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट आता है और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट आता है। अगर यही रिएक्शन में मैं ऐसे ले लेता ए प्लस ए, या मैं ऐसे लेता 2a लेता, सपोज ए प्लस नहीं 2a, तो क्या मैं 2a को a प्लस ए लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? सर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 2 कर सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको a प्लस ए लिख दूंगा और जब इसमें लिखूंगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब मैं इसमें लिखूंगा तो प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 2 हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, तो a की पावर 2 हो, इस तरह जब 3a होगा तो a प्लस ए यानी कि a इंटू ए तो a की पावर क्यूब हो जाएगा। तो इसलिए जो भी कोफिशिएंट होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, उसकी पावर में, पावर में। हाँ ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, कुछ इक्विलिब्रियम लिखना सीखेंगे। जैसे रिएक्शन है 3a गैस, अभी मैं होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। 3a गैस 10 इंटू 2c गैस प्लस 4d गैस, इसमें इसका इक्विलिब्रियम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर 4 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 3। हो गया आंसर, नहीं समझ आया? यस सर, आ गया सर, आ जो गया। को, हाँ देखो प्रोडक्ट को ऊपर लिखना है, रिएक्टेंट को नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में। तो प्रोडक्ट में जो भी कोफिशिएंट है वो पावर में आ जाएंगे, तो C की पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर 4 एंड कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 3। like that you can write the equilibrium constant। अब ये देखो ध्यान से, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है
वो किस पे डिपेंड करता है, तो हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नंबर 1, depends upon टेम्परेचर ओनली। देखो ध्यान से बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किसी रिएक्शन के लिए तब तक चेंज नहीं करेंगे तब जब तक उस इक्वेशन का टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। मान लो कोई रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पे चल रही है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 है, तो वो 10 ही बना रहेगा तब तक जब तक कि उसका टेम्परेचर चेंज ना हो। अगर मान लो उसमें प्रेशर चेंज कर दिया, वॉल्यूम चेंज कर दिया रिएक्शन का, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज तब भी नहीं करना है। उस क्या करना पड़ेगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वो हम सीखेंगे आगे डिचेटरियर प्रिंसिपल से। बट अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। दैट मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, ठीक है, और उसको चेंज नहीं करना है जब तक टेम्परेचर चेंज ना हो। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तभी चेंज होगी जब जब क्या चेंज हो रिएक्शन का, टेम्परेचर। हाँ, एक टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ही रहेगा। दूसरी बात, अब दूसरा पॉइंट देखो, अगर मान लो कोई इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये है ए से बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और मैं आपसे पूछूं कि B टू A का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 1/K1। 1/K1। क्या मैंने रिएक्शन को चेंज कर दिया है? तो जब रिएक्शन चेंज कर दिया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, है ना? तो तो A टू B है का K1 है, तो B टू A का क्या आ जाएगा? 1/K1। क्या इसको प्रूव करना पड़ेगा क्या बच्चों? समझ गए ना सभी लोग? K1 कैसे लिखोगे? यस सर। K1 कैसे लिखोगे? B/A। और इसका K1 कैसे लिखोगे? A/B। तो क्या रिलेशन हो गया इनके बीच में? 1/K1। इनवर्सली या ऐसे कर सकते हो प्रोपोर्शनल। भाई, इसको K2 मान लो, और K2 कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B, और ये क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। और दोनों में देखो क्या रिलेशन है, K2 इक्वल टू 1/K1 है ना? तो किसी यस इक्विलिब्रियम सर। को रिवर्स करने से उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। रिवर्स। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट A टू B है, इसका इक्विलिब्रियम K1 है, मैं पूछूं 2A चेंज इनटू 2B का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? K इक्विलिब्रियम लिखा है ये, K1 की पावर 2। हाँ, K1 की पावर 2 2। मीन्स जब किसी फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाता है। क्यों बच्चों, ठीक है ना? यस सर। यस सर। अब ऐसा नहीं है कि A को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और B को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर बोल दो पावर में क्या करें। ऐसा नहीं हो सकता। सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो इक्वेशन को तो वो उसकी पावर में चला जाता है। क्या इसको प्रूव भी कर सकते हो क्या? ये हो जाएगा V कंसंट्रेशन B अपॉन कंसंट्रेशन A हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? Yes, sir. कंसंट्रेशन B B का square स्क्वायर by A अपॉन square. A का स्क्वायर। तो देखो ये इसका होल स्क्वायर नहीं होगा एक तरीके से। अगर मैं इसका Yes, sir. हाँ, अगर मैं Yes, sir. इसका इक्विलिब्रियम लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, और इसकी प्लेस पे क्या पुट कर सकता हूँ? K1, तो K1 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद जो बता रहा हूँ प्रॉपर्टी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, क्या मैं इन दोनों को इरेज कर सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इक्विलिब्रियम है A टू B, दूसरा इक्विलिब्रियम है B टू C, तीसरा है C टू D। इसका कांस्टेंट K1 है, ये K2 है, ये K3 है, ठीक है। अब पूछा है कि A टू D का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इसका Sir, जवाब K1 plus K2 plus K3 upon 3. बिल्कुल गलत।
इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने क्या मान लिया, के इक्विलिब्रियम ही मान लिया। तो पता है अगर इक्विलिब्रियम इंटरेस्टेड इक्विलिब्रियम इक्वेशन अदर इक्विलिब्रियम को ऐड करके आ रही है, तो बताओ क्या मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो ये इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। यस सर। देखो जब ऐड करेंगे तो बी से सर बी, K1 K2 K3। अच्छा हाँ हाँ, देखो जब बी से बी कैंसिल हो जाएगा और सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो ए टू डी आ जाएगा। ठीक है, बाय एडिंग 1 2 and 3 equation we can get this a into d। तो इसका जो k इक्विलिब्रियम आएगा दैट इज इक्वल टू k1 इंटू k2 इंटू k3। अगर इक्वेशन को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं, एंथैल्पी की तरह ऐड मत कर देना, समझे बात को? अब कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, Yes, कोई दिक्कत sir. नहीं, तो प्रूव करते चलो। के इक्विलिब्रियम प्रूव करते हैं इसको, तो बताओ के इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे? डी अपॉन ए लिखेंगे, कंसंट्रेशन डी अपॉन कंसंट्रेशन ए इक्वल टू k1 कैसे लिखेंगे? B upon A। b अपॉन ए। B upon A। और k2 कैसे लिखेंगे? C upon B upon B। c अपॉन b। और k3 कैसे लिखेंगे? d अपॉन D upon C। देखो जरा क्या राइट इक्वल टू लेफ्ट हो रहा है? Yes sir। c से Yes c sir। कैंसिल, b से b कैंसिल, क्या आ गया इधर भी? d अपॉन a। नहीं समझे? समझ गए सर। हाँ, तो आपको क्या क्या करना है, जब भी दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन को ऐड करना है तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। जैसे मैं यहाँ पे इसको 2 ले लेता, इसको 3 ले लेता, इसको 4 ले लेता और पूछता इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है इस इक्वेशन का, तो क्या आंसर आता है? 24। 24। वेरी गुड।